चलिए ले चलते हैं आपको खबरों की ओर। आपको बता दें कि दुनिया के कुछ देशों ने जहां कोरोना के मामलों पर लगभग जीत हासिल कर ली है, वहीं कई देश अभी ऐसे भी हैं जहां कोरोना मामले एक बार फिर से रफ्तार पकड़नी शुरू कर चुके हैं। अमेरिका के बाद अब रूस में भी कोरोना का कहर साफ देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस में कोरोना के 1000 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 33,208 नए मामले भी सामने आए हैं। रूस की सरकार के मुताबिक टीकाकरण की रफ्तार धीमी होने की वजह से रूस में फिर कोरोना मामलों में बड़ी तेजी से वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही रूस में इस सप्ताह तक 14.6 करोड़ आबादी में से करीब 29% आबादी का टीकाकरण पूरा हुआ है। और रूस में राष्ट्रीय कोरोना वायरस कार्य बल ने यह भी शनिवार को बताया है कि 1002 लोगों की मौत हुई है, जो कि शुक्रवार को बताए गए आंकड़े 999 से ज्यादा है। वहीं 33,208 नए मामलों की भी पुष्टि हो चुकी है, जो एक दिन में पहले के आंकड़े में 1000 ज्यादा है। और रूस में पिछले कुछ सप्ताह में संक्रमण से दैनिक मौत का रिकॉर्ड कई बार टूटा है, लेकिन सरकार अब भी कड़े प्रतिबंधों की जो लेकर है अनिश्चित है। और इसके साथ ही अधिकारियों ने टीकाकरण की गति लॉटरी, बोनस और अन्य फायदे देकर बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन टीकाकरण को लेकर लोगों में मन के कई तरह की आशंकाएं भी हैं। इसके साथ ही अब भी अधिकारियों की कोशिश में बाधा डाल रही है। सरकार ने इस सप्ताह बताया था कि देश की 14.6 करोड़ आबादी में से करीब 29% आबादी का टीकाकरण पूरा हो चुका है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को कहा कि 2 साल पहले जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी, तब उन्होंने इस पर जोर दिया था। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। पवार के बयान से कुछ घंटे पहले ही बीजेपी के नेता देवेंद्र फडणवीस ने दावा भी किया था। ठाकरे की मुख्यमंत्री बनने की अपील महत्वाकांक्षा को छिपाए रखा और किसी शिवसैनिक को राज्य के मुखिया पद पर बिठाने की भी बात कहते रहे। पुणे जिले के पिंपरी चिंचवड़ के में पवार ने यह भी मीडिया से बात करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र की शिवसेना, एनसीबी और कांग्रेस की 3 दलों की सरकार को अस्थिर करने के लिए अलग अलग एजेंसियों का सहारा ले रही है। ईंधन की भी कीमतों को लेकर मुद्दे पर उन्होंने बीजेपी ने चुप्पी साधी है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल को कीमत जो है घटने के बावजूद बीजेपी सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं कर रही है। पवार ने यह भी कह दिया कि ठाकरे को एमवीए के नेताओं ने चुना था। एमवीए में मेरे अलावा बहुत से लोगों का योगदान था। जब हमने एमवीए को गठन करने और गठबंधन के नेतृत्व पर चर्चा के लिए बैठक की, तब मैंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने के लिए कहा। मैंने इन लोगों को बचपन से देखा है। शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे और मुझ में राजनीति मतभेद थे, लेकिन हम एक दूसरे के नजदीक थे। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि उस व्यक्ति का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता जिसने महाराष्ट्र के लिए योगदान दिया है। मैंने उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री बनने का आग्रह किया। फडणवीस उद्धव के साथ काम कर चुके हैं, इसलिए उन्हें पता है कि उद्धव कैसे हैं। उन्हें ये बार बार पूछना बंद करना चाहिए कि उद्धव मुख्यमंत्री कैसे बने। महाराष्ट्र में इस समय ड्रग्स केस की वजह से ही एनसीबी सुर्खियों में चल रही है। उनके हर कदम पर सभी की नजर बनी हुई है और हर सफलता जो है उनकी जो फैसला है, और अभी राजनीतिक गलियारों में इस पर चर्चा भी बना हुआ है। इस समय महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक की भी एनसीबी संग ठनी सी चल रही है। आपको बता दें कि मलिक न सिर्फ एनसीबी डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े कर रहे हैं, बल्कि पूरी एनसीबी की टीम पर, वो कार्यशैली पर उनकी प्रश्न उठा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में कुछ ट्वीट कर नवाब मलिक ने कहा था कि कोई फ्लेचर पटेल नाम का शख्स समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन का मुंह बोला भाई है, लेकिन एनसीबी ने कई मामलों में उसे ही पंच विटनेस बना रखा है। और इसके साथ ही अब इस आरोप के बाद खुद जो फ्लेचर पटेल ने आगे आकर सफाई पेश कर दी है। पहले बता दें कि फ्लेचर पटेल 84 आर्मर्ड रेजिमेंट के पूर्व नॉन कमीशन अधिकारी हैं। वे वर्तमान में एक्स सर्विसमैन हैं के तौर पर काम कर रहे हैं और वे सैनिक फेडरेशन के नाम पर से एक संस्था भी चलाते हैं।
अब जब उन पर नवाब मलिक ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वानखेड़े परिवार को बचपन से वो जानते हैं। उन्होंने उल्टा सवाल खड़े से कर दिया है कि नवाब मलिक को एनसीबी के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कहां से मिल रहे हैं। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हिस्सा ले सकते हैं और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी कार्य समिति का ऐलान करने के बाद पहली बार सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि 5 राज्यों विधानसभा चुनाव से पहले ये महत्वपूर्ण पदाधिकारी बैठक है और 5 राज्य चुनाव से पहले पदाधिकारियों को चुनाव समर में कमर कसने और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। कोरोना काल में अब तक का ये सबसे बड़ा चुनावी समर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत दोहराने की भी चुनौती बनी हुई है, तो वहीं आपको बता दें कि गोवा में तीसरी बार सत्ता में लौटने की जो जद्दोजहद है वो भी जारी है। पंजाब में अस्तित्व बचाने रखने और मणिपुर कांग्रेस को फिर पटकनी देने की जुगत लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और देश में पार्टी के चल रहे कार्यक्रमों की समीक्षा और नए कार्यक्रमों की जो पटकथा है उस पर भी बैठक की जा रही है। और कोरोना काल में पहली बार विस्तारित पदाधिकारियों की बैठक पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पदाधिकारियों की इस बैठक को संबोधित करने आ सकते हैं और बैठक में प्रधानमंत्री का समापन भाषण होगा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को कोरोना काल में सरकार द्वारा किए गए कार्यों जैसे कि गरीब को राशन, सभी को मुफ्त वैक्सीन जैसे कार्यों का उल्लेख तो करेंगे ही और इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को ऐसे कठिन समय में कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने के लिए धन्यवाद भी दे सकते हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम करवट ले रहा है और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों में आज बारिश होने की अनुमान जताया था और कई राज्यों में बारिश हो भी रही है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी के कुछ इलाकों में आज सुबह से ही हल्की बारिश देखने को मिल रही है और दिल्ली में भारी बारिश को लेकर भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि अगले 2 दिन हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान भी जाहिर किया है उन्होंने। और मौसम विभाग ने दिल्ली, गुरुग्राम और गाजियाबाद, नोएडा, मोदीनगर, इंदिरापुरम, नाजियाबाद और शामली, मेरठ, मुजफ्फरनगर, किठौर और अमरोहा, बिजनौर, हापुड़, भिवानी, रोहतक, पानीपत और आसपास के क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली बारिश से, गर्मी से राहत मिलने का भी, तापमान में गिरावट करने का भी अनुमान जाहिर किया है। मौसम विभाग ने यह भी साफ कर दिया है कि दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत एनसीआर के ज्यादातर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कई इलाकों में भी मौसम ने करवट ले ली है। वहीं आईएमडी के अनुसार यह भी कहा जा रहा है कि हरियाणा के गोहाना, गन्नौर, जिंद, पलवल, औरंगाबाद, सोनीपत, नूह, सोहाना और मानेसर में, जबकि यूपी के मथुरा, हाथरस, नरोरा और शामली, बरूद, खुर्जा, बरसाना, नंदगांव और बुलंदशहर, मेरठ, मुरादाबाद और आसपास के कई इलाकों में कुछ घंटों के लिए बारिश का अनुमान है। इसके अलावा राजस्थान के कई जिलों में भी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जाहिर कर दी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, अब देखते रहिए आर न्यूज।